ओके। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको वस्त्र तू, शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको उम्मीद करती हूँ कि ये पोएम अच्छी लगी होगी। और आज की जो स्पीकर हैं उनको मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हम सब लोगों के लिए कुछ बताने आई हैं, कुछ सिखाने आई हैं और अपनी लाइफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताएंगी। बाय प्रोफेशन वो एक टीचर रही हैं और लाइफ में उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, जैसा कि हर एक सक्सेसफुल के पर्सन में आता है। जो भी एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है उनकी लाइफ में वही स्ट्रगल, वही परेशानी आती हैं, लेकिन उससे निकलकर हम कैसे निकलेंगे ये हम उन्हीं से सीख पाते हैं। तो मैं आज अर्निका मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। अर्निका मैम। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। जो आपने इतनी बेहतरीन मेरे लिए कविता सुनाई, बेड़िया को तोड़ करके निकल जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ संगीता मैम को, साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने अपलाइन अंजू मैम को, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को वेस्टिज में ज्वाइन करवाई थी। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने वेस्टिज मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाई, जिससे एक आम आदमी से खास आदमी बनाने का मौका मिला। जितनी भी आप कहें कम पड़ जाएगी वेस्टिज के लिए। और मैं आज आप लोगों के वुमेन पावरमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ और मैं बताऊंगी। उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी लवली टीम को, जिन्होंने बहुत बेशकीमती समय निकालकर आज वो वुमेन, सारे हाउस वाइफ हो, सर्विसमैन हो, जो भी हो, या स्टूडेंट हो, या जो भी काम कर रही हो, समय निकाल करके आज इस मीटिंग को सुनने के लिए तत्पर हुई हैं। मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो हमारे माता पिता बैकग्राउंड जितने भी हैं सब एक गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में सारे लोग हैं जो सर्विसमैन हैं। मैं घर की पहली बारिश थी। पापा मम्मी के बाद जो सबसे पहले मेरा ही जॉब लगा था। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे कुछ करें और करके कुछ दिखाएं। मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी के साथ, मैं भी मम्मी के साथ स्कूल जाया करती थी। और
जब मम्मी के साथ स्कूल जाया करती थी तो बच्ची के साथ मैं भी घुल मिल करके जो जो लोग स्कूल में पढ़ाया जाता था वो भी सीखने का प्रयास करती थी। और कुछ चुलबुली भी थी, नटखट भी थी। जब मैं वहाँ से स्कूल से आती थी तो हमारे पापा भी सर्विसमैन जॉब में ही काम कर रहे थे, मिडिल स्कूल के एचएम ही थे और मेरी मम्मी भी एचएम थी। तो शाम के समय मेरे पापा वापस घर आते थे, तो रात में मुझे पढ़ने के लिए बैठाते थे। पढ़ने के लिए बैठाते थे जैसे कि आप लोग भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाती ही हैं और बच्चे से पूछती भी हैं कि बेटा पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो बच्चे कुछ न कुछ ज़रूर बोलते हैं, जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे माता-पिता क्या करते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उससे कुछ भी बच्चों को सीखने को मिलता है। मैं भी सीख रही थी। जब पापा के साथ जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी, तो मेरे से पापा एक ही क्वेश्चन करते थे कि बेटा पढ़ के तुम क्या करोगी? मैं एक ही बार वो जब क्वेश्चन करते थे तो मैं उसका आंसर मेरा एक ही रहता था कि मैं पढ़ करके मैं मम्मी की तरह टीचर बनूँगी। जब भी पढ़ने के लिए बैठते थे तो क्वेश्चन करते ही थे और मेरा आंसर एक ही होता था। मेरे पापा चाहते थे कि इसका आंसर कुछ चेंज हो, लेकिन मेरी आंसर चेंज नहीं होती थी। क्वेश्चन करे मैं उसका आंसर देते गई, क्वेश्चन करे मैं उसका आंसर देते गई कि जब भी जो भी मैं बनूंगी मैं मम्मी की तरह बनूंगी। और जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ से अपने अच्छे एजुकेशन के लिए, और भी मेरे भाई बहन थे वो बिहार शरीफ में पढ़ाई का कार्य कर रहे थे और मैं छोटी थी इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ में रह रही थी। जब मैं मेरे बिहार शरीफ में भेजा गया और बिहार शरीफ में भी मेरा एडमिशन करा दिया गया, तो मैं अपने भाई बहन के साथ रहना शुरू कर दी। फिर भी पापा हर संडे को, मम्मी हर संडे को जाते थे, कुछ मेरी फीडबैक लेते थे कि तुमने क्या किया। तो फिर बैठते थे, बातचीत करते थे, बातचीत के दौरान में फिर वही क्वेश्चन करते थे कि बेटा तुम पढ़ के क्या करोगी? वही मेरा आंसर आता था, मम्मी की तरह मैं काम करूँगी, मम्मी की तरह जॉब करूँगी। मैंने कोई चेंजिंग मेरे अंदर में नहीं हुआ कि मैं दूसरा चीज़ बोलूँ, कि मैं दूसरे दूसरे चीज़ में मैं नौकरी करूँगी। करते गई, उसी बीच में जब मैं 10th का एग्ज़ाम देने शुरू करने वाली थी, तो मेरे भैया से एक चैलेंज आया। उन्होंने बोले, "अगर तुम एग्ज़ाम दोगी अगर पूरे एग्ज़ाम टाइम में मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊँगी, लेकिन एक शर्त है, तुम फर्स्ट डिवीज़न लाओगी।" मेरे में भी एक चैलेंज आ गया। चलो, मुझे स्वीकार है, फर्स्ट डिवीज़न की बात है, मुझे तो खाना बना बनाया हुआ मिलेगा तो। वो करना शुरू हो गई। मुझे भैया ने हर टाइम पर, हर टाइम टेबल पर सब कुछ अवेलेबल किए। एग्ज़ाम देती गई, एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं घर वापस आती थी तो मुझसे पूछा जाता था, "क्या फर्स्ट डिवीज़न लाओगी ना?" मैं बोलती थी कि बस एकदम लाएँगे, आप खाना बना के अच्छे से खिलाते जाइए, मैं ज़रूर लाऊँगी। मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी, लेकिन बाद में थोड़ी-सी डर हो जाती थी, पता ना आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या कहें? लेकिन मेरी पूरी अंदर से इतना था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न लाऊँगी, परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि 80% 70% जो भी हो, लेकिन 100% मैं मानती थी, मेरा विश्वास था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगी। एग्ज़ाम देते गई, मुझे सारी फैसिलिटी मिलते गई। जब मेरी रिज़ल्ट आई तो मुझे दुविधा होने लगा। मुझे अंदर से एक डर सा पैदा हो गया जो कि हर महिलाओं में आज डर है, अभी भी है। हर लड़की में भी वही होता है क्योंकि वो लाइफ़ का पहला एजुकेशन का स्ट्रगल होता है कि वहाँ से वो अपने स्टैंडिंग करना शुरू कर देती है। तो मैं रिजल्ट देखने नहीं गई, मैं भैया को ही बोली कि आप ही जाइए और आप ही देख के आइए, क्योंकि हम देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आई हूँ, झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ, आप खुद ही जाइए। और मेरे भैया ने खुद गए और देखे भी, और देखने के बाद उधर से एक टॉफ़ी लेके आए। बोले, "लो, मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ।" कि क्या बात है? आज मेरे को टॉफ़ी मिल रहा है।
क्या हुआ? तो पहले दुविधा थी कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं कौन सी डिवीजन आई। तो उन्होंने बहुत खुश होकर के बोले तुम फर्स्ट डिवीजन आई। अंदर से मुझे और भी पॉजिटिव हो गई कि चलो पूरे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं जो करती हूँ उसमें थोड़ा सा विश्वास है, और विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है इंसान को। जब 12 की एडमिशन करने की बारी आई तो भैया ने बोले कि चलो अब तुम क्या करोगी 12 में, साइंस लोगी या आर्ट्स लोगी। मैं उनके ऊपर छोड़ दी कि आप बोलिए, आपको जो बोलना है वो बोलिए। अगर आप साइंस बोलेंगे तो मैं साइंस पढ़ूंगी, आर्ट्स बोलेंगे तो आर्ट्स पढ़ूंगी। बोले नहीं, करना तुम्हें है, करना तुम्हें है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें इस चीज को पढ़ाई करना है। साइंस लोगी तो तुम्हें साइंस पढ़ना है, आर्ट्स लोगी तो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें क्लास करना है। मैं क्या करूंगी उसमें, मैं कोई सपोर्ट तुम्हारा नहीं करूंगी। 2-3 दिन का उन्होंने टाइम दिए, सोची चलो 2-3 दिन का सोचने का मोहलत मिला। जो भी मेरे स्कूल का फ्रेंड लोग थी सब सर्किल में बैठते थे। उसमें एक मेरी दोस्त थी, वो बहुत रईस घर के थी, बिजनेसमैन के ही बेटी थी। अब बहुत खुश नसीब थी उनके माँ बाप, जो वो बेटी भी खुश नसीब थी जो उनके घर में जन्म ली थी। उनके पास सारी फैसिलिटी थी, उसमें मेरे पास गाड़ी नहीं था। जब एग्जाम देने के लिए जाते थे तो उनके भैया थे जो अपने गाड़ी से ले जाते थे, गाड़ी से लाते थे, मुझे भी पहुंचाते थे। मैं भी बहुत खुश रहती थी कि चलो मेरा नहीं है तो क्या सही, मुझे फील नहीं होता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। गई तब जब मैं इंटर की परीक्षा दी, पास कर गई, ग्रेजुएशन में गई, तो मेरे पापा ने, क्योंकि मेरा सपना बचपन से ही था कि मम्मी की तरह मैं टीचर की जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं, तो मेरे पापा को माइंड में था ही पहले से ऑलरेडी कि वो मेरी बेटी है जो टीचर की जॉब करने के लिए थी। और वो टीचर की जब अप्लाई फॉर्म निकला तो उन्होंने मेरे नाम से एक फॉर्म को अप्लाई कर दिए। मेरे को भी वो पता नहीं था कि मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया था। उसी दौरान में फॉर्म अप्लाई हो गया, वो पंचायत लेवल पर ही था, क्योंकि उसमें मेरा रहना सहना बिहार शरीफ में होता था, गांव में मैं कभी रही नहीं थी। तो उसमें मेरे मम्मी बिहार शरीफ गई और उस दिन मेरी इंटरव्यू होने वाली थी। जो जिस लेवल पर हमारा फॉर्म अप्लाई हुआ था उसमें करीब करीब फॉर्म को 80 से 85 गो फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें से हम लोग 8 का सिलेक्ट होना था, जिसमें थ्योरी था। थ्योरी के साथ साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड का टेस्टिंग चल रहा था, जो कि वो गलत तरीका था, उन्हें लेना नहीं था। लेकिन जिनकी बहाली करनी थी वो खुद कहे थे कि जो मेरे पंचायत में जो भी टीचर रहेंगे वो टैलेंटेड रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, उन्हीं को मैं टीचर बनाऊंगी। एग्जाम दिए, एग्जाम मम्मी गई थी तो मैं भैया के साथ गई, एग्जाम दी। एग्जाम देने के बाद मैं वापस बिहार शरीफ चली आई। हम बोले कि सर ये रिजल्ट कब निकलेगा? उन्होंने बोले कि रिजल्ट एक कल निकलेगा। मैं वेट नहीं की, मैं चली गई, क्योंकि मैं तैयारी भी साइड से कर रही थी, साइड से तैयारी भी कर रही थी, चली गई। उसके बाद कल हो करके फिर मेरे पापा कॉल किए कि तुम्हारा ज्वाइनिंग करने का लेटर आ गया है घर में। हम बोले आ गया है तो मैं ज्वाइनिंग कहाँ करूंगी? क्या मेरे अंदर से पूरा बहुत डर हो गया कि अब तो मुझे गांव में रहना पड़ेगा, और गांव में रहना पड़ेगा, और टीचर की तो नौकरी मिल गई है, लेकिन कैसे उसको मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अंदर से बहुत डर था। मैं घर से बिहार शरीफ से मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे पापा खुद वैसे स्कूल में मैं ये ज्वाइनिंग की, मैं ऑलरेडी मेरी मम्मी पहले से ही वहाँ जॉब कर रही थी, उसी स्कूल सेम स्कूल। जब मेरी मम्मी जॉब कर रही थी सेम स्कूल में ही, और उसी साल मेरी मम्मी है जो रिटायर की थी, जिस साल मैं ज्वाइन की। मैंने 2 महीना पहले मेरी मम्मी रिटायरमेंट की, अब मैं 2 महीना बाद मैं उसी स्कूल में ज्वाइनिंग कर रही थी। तो टीचर जो मेरी मम्मी का स्टाफ थे, वो टीचर ने ही मुझे विद्यालय में योगदान करवाए उस स्कूल में, और बोले कि लो बेटा, तुम
जिसको मैं अंगुली पकड़ के खिलाया करती थी, मैं सिखाया करती थी, आज वो हमारे साथ एक ही चेयर पे बैठेगी एक स्टाफ के रूप में। उसमें मैं बोली कि नो सर, आप गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे, मैं कभी आपका स्टाफ नहीं बनूंगी और मैं आपसे सीखने का ही प्रयास करूंगी कि ये क्या होता है, नहीं होता है। मुझे पता नहीं है कि स्कूल आ गई हूँ तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ये मेरे पास भी उतना ये चीज नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उसमें। मिडिल स्कूल था, 1 to 8 का स्कूल था। बोले टेंशन तुम मत लो, तुम पहले देखना, तुम सीखना क्या करना है, कैसे करना है। बस सीखते गई। और वो 6 महीने बाद, वो जो सर थे वो 6 महीने बाद वो भी रिटायर कर गए। और उस स्कूल में 2 ही टीचर थे। एक मैं गई थी तो मैं तीसरा टीचर थी, और एक टीचर और थे, उन्हें रेलवे का नौकरी लग गया था। टीचिंग का जॉब करते करते उनके शायद से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो रेलवे का उनको नौकरी लग गया, तो वो वहां से रिजाइन मार के वो चले गए। तो मैं बच गई। मैं बच गई तो सारी गुजरेशन स्कूल का मेरे ऊपर आ गया। मैंने इतनी सारी गुजरेशन आ गया कि स्कूल को कैसे डील करना है, क्योंकि एचएम पद के लिए मेरी सिलेक्ट किया गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी सारी जवाबदेही मिलेगी। मैं तो सोच रही थी कि एकदम स्कूल है, स्कूल के बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़ा करके मैं अपना वापस घर चले जाएंगे। ऐसे करते करते जब स्कूल में पढ़ाते गई, काम धीरे धीरे करते गई, मेरे पापा सपोर्ट करते गए, क्या करना है, क्या रिपोर्टिंग है, सारी चीज मेरे पापा का बहुत सारा दायित्व रहा। मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट की थी, बहुत समझाती थी। मैं बोलती थी मैं कहाँ के फंस गई हूँ ऐसे नौकरी में, मैं साइड से कुछ करूंगी ही। फिर भी मैं अपनी साइड से तैयारी कर ही रही थी। उसी बीच में तैयारी कर रही थी, उसी बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे साथ आए, बहुत सारे। मैंने हर की लाइफ में अगर बेसिस ज्वाइन करते हैं तो बेसिस कंपनी अगर ज्वाइन करने के बाद आपके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, आती ही रहती है, आती ही होगी। उसके बाद मैं क्या की कि हमारे जो डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं, एजुकेशनल ऑफिसर, वो शायद डिपार्टमेंट से, बिहार सरकार की तरफ से मेरे बिल्डिंग को बनाने को मिला। वो बिल्डिंग 12 लाख की थी। मैं सोची कि मैं अभी तक झोपड़ी नहीं बनाई हूँ, कैसे घर क्या होता है। मैं क्योंकि पढ़ाई ही कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और इतनी बड़ी राशि से मैं घर, संभव नहीं है सर, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, किसी और टीचर को दे दीजिए, बिल्डिंग बनाएंगे ही, वही बनाएंगे, मेरे से नहीं होगा। उन्होंने बोले कि कब तक आप भागेंगे, अब जब इस जॉब में आई हैं तो अब कब तक भागोगी, आपको करना ही पड़ेगा, जिस स्थिति में आपको करना है हम आपका साथ देंगे। उस स्थिति में इंजीनियर भी आना शुरू हो गया। मैं घर छोड़ करके बिहार ट्रिप रहने लगी। बिहार ट्रिप में भी वो जाना शुरू स्टार्टिंग कर दिए कि मैडम आपको करना ही है, आपको ये चीज तो करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजाइन मारना पड़ेगा। मैं बोली कि सर मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और ये सब सामान मटेरियल कहाँ से आएगा, मुझे कोई अता पता नहीं था। उस समय क्या हुआ कि एक टीचर का सपोर्ट मुझे मिला, और एक जो हमारे ऑफिसर थे वो खुद एक शिक्षक को मेरे नजदीक में लाए और बोले कि ये आपके पास यही सपोर्ट करेंगे। हम बोले ठीक है सर। मैंने उस बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत सारी झेलते गई। उसके बाद फिर बहुत सारे स्ट्रगल आ गई लाइफ में, सारे कठिनाइयों को इग्नोर करने के बाद मैं अपने लाइन पर आ गई, सुधर गई, एक अपना अच्छे से पहचान बना ली डिपार्टमेंट में। मैं बिहार शरीफ से आती थी बस से, और हरनौत आने के बाद मैं ऑटो पकड़ के मैं अपने स्कूल जाया करती थी। स्कूल से और जो ऑटो रोकती थी वहां से भी मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। शुरू में तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं उतना बोल नहीं पा रही थी, कर नहीं पा रही थी। तो स्टार्टिंग पीरियड में ये सब हुआ, लेकिन मैं धीरे धीरे करते करते ये सब सारी चीजें सहन करने लगी। उसके बाद में 2011 में
अंजू मैम ने इन्हें वेस्टिज का प्रोग्राम, इन्हें वेस्टिज में ज्वाइन करवाया 2011 में। इन्होंने बोले कि मैं वेस्टिज ज्वाइन की हूँ, अंजू मैम ने की है, तो आप कीजिए, मैं आपके साथ नहीं करूंगी, मैं आपके पीछे से रहूंगी, मैं आपका इंटरनल सपोर्ट करूंगी, लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट में मैं नहीं करूंगी, मैं आपके साथ नहीं घूमूंगी, क्योंकि मैंने बहुत असफलता ही मुझे मिला। तो इतना करने के बाद बोले भी उस चीज को इग्नोर कर दे हम कि चलो अच्छे खासे तो पैसा मिल रहे हैं, 4-5 हजार रुपया मिल रहे हैं, क्या टेंशन है, दोनों मिला करके 10,000 मिल रहा था, कोई टेंशन नहीं, मेरे पे तो कोई खर्चा है नहीं, मेरा तो पैसा पूरा बच रहा था, क्योंकि मैं मम्मी पापा के पास रह रही थी। अब मैं मम्मी पापा के पास रह रही थी तो मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं, जो मेरा सैलरी मिल रहा था वो सैलरी मेरे अकाउंट में जमा हो रहा था। मेरी मम्मी कभी अपनी अकाउंट जो अपनी मेहनत की कमाई है उस मेहनत के पैसे को कभी खर्च करने नहीं दी, कभी नहीं खर्च करने दी। और इनके पास बहुत सारी मजबूरियां थी, इनके पास पैसा नहीं रहता था, इनके पास 100 रुपया के लिए तरस जाते थे। ये मेरे को बोलते थे कि मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि पटना से अप डाउन हरनौत करना पड़ता था, वो हरनौत के आगे बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ जाना पड़ता था और उसके लिए तो भाड़ा चाहिए। मैंने बोली कि मम्मी तो मेरी अकाउंट देगी नहीं, क्योंकि वो पैसा मेरा वेतन का खर्चा करने देती नहीं है। मैंने उसका एटीएम निकलवा ली, एटीएम इनको दे दी, लीजिए आप एटीएम में जरूरत पड़ेगा इसे निकालते रहिएगा। वे वही काम करने लगे, इनका जो वेतन आया वो भी वेस्टिज में खर्च करते गए। मेरा भी एटीएम, मेरे पास एक बहुत बड़ी नोटिस आई मेरे घर में, और मेरे पापा पूछे कि एसबीआई का क्या चीज का नोटिस आया है, क्या चीज आया है, तो मैं तो धक हो गई, क्या पता नहीं, पापा पढ़ेंगे तो कहेंगे तुम्हारा पैसा किसने निकाला। इसलिए मैं उसी नोटिस को छुपा ली, बोली कि नहीं स्कूल का है ये है, मैं उन चीज को नहीं दिखाई, भले ही उसमें मैं गलत की, पापा को नहीं दिखाई, लेकिन वो नोटिस मैं अपने आप को देखी, मैं पढ़ी, उसके बाद मैं बैंक गई, मैं मम्मी से पैसा, मम्मी खुद मेरे को पैसा कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ता था, मम्मी हो या पापा हो कोई भी हो, किसी भी भाई बहन को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ा था, कभी पैसा की दिक्कत ही नहीं हुआ था। इसलिए पैसा के बारे में कुछ हमें जानकारी ही नहीं थी कि पैसा क्या होता है। वो तो जब मैं जॉब करने लगी तब मुझे पता चला कि कितनी मेहनत से पैसा आती है। 4,000 रुपया के चलते मैं 8 घंटा टाइम देती हूँ, क्या है। और मेरी मम्मी कितनी मेहनत की होगी कि ये इतने 5 भाई बहन को पढ़ाने के लिए बिहार शरीफ में रखे, उसके लिए घर बना करके दिए, और जहाँ रहते बहुत सारी बातें आ गई, इन्होंने दिए, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना ये काम करना शुरू कर दिया, बहुत सारे में काम किए, तो मेरा साथ चलो। हम बोले मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपको करना है आप कीजिए, किसी चीज की जरूरत है तो आपसे बोलिए, मैं उसको देती हूँ। करते गए, फिर मैं इनको बोली अगर जिस दिन आप इस चीज में अच्छे लेवल पर आ जाएंगे उस दिन मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। उस दिन संजोग से ऐसा था, इन्होंने सारे लेवल को, डायरेक्टर लेवल को वो भी किए, उसमें भी मैं नहीं गई, क्या बोलता है डायमंड बने उसमें भी नहीं गया, स्टार बने उसमें भी नहीं गए, मैंने हम किसी मीटिंग में इनके साथ अटेंड होते ही नहीं थे। एक दीपक सर का था, IM हॉल, शायद कृष्ण मेमोरियल हॉल में था, जो वोमेन लेग के लिए ही पर्सनल था, ये बोले कि सिर्फ महिलाओं लेग के लिए है, तुम जाओ उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा। उसी हम बोले कि ठीक है, उसी में मेरे को ये मिला था, मैम का नाम मैं भूल गई, वो मैम मुझे दी थी। उस समय हमें बहुत अंदर से खुशी मिला था कि नहीं कुछ ना कुछ है, ये करने लायक है। मैंने बहुत सारे वोमेन लोग को देखे, अपना ड्रेस में देखे, मैं ड्रेस में नहीं थी उस समय, ऐसी गई थी, तो देखे तो मुझे थोड़ा सा अंदर से बहुत खुशी भी मिला और एक्टिव भी होना शुरू हो गई कि नहीं कुछ। दीपक सर जो बोले वोमेन के प्रति, उससे मैं अंदर से और थोड़ा एनर्जी मिला कि नहीं कुछ है, एमबे नहीं है, कुछ ना कुछ वेस्टिज है, भले ही सेम बिजनेस हो लेकिन इसमें कुछ खासियत है। मैं धीरे धीरे थोड़ी चलती गई, कभी कभी जो बड़े बड़े सेमिनार होता था उसमें मैं अटेंड करती थी, छोटे मोटे में कभी गई ही नहीं थी। वो करते गई तो कुछ मोटिवेट होते चली गई। जब उसके बाद मैं क्रॉन बनी, क्रॉन ये बने, उसमें लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, अब मेरी ट्रेनिंग बिहार शरीफ में पड़ी थी और मैं एस गर्ल्स स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी। ये बोले कि आज चैंपियन डे है मेरा, तुमको आज चलना होगा,
हम बोले आप चले जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगी, लेकिन ये सुने नहीं मेरी बात को। क्या किए, गाड़ी लगा करके और आगे गेट पे खड़े रहे और मोबाइल पे कॉल करते गए। मैं कभी रिसीव नहीं करती थी, मैं कभी रिजेक्ट करती थी। वैसे करते करते मैं सोची कि अब ये जाने वाले नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं सोची कि कम से कम अटेंडेंस बना देना, तो क्यों। तो मैं जब एक ग्राउंड लेवल पर थे तो वहाँ चैंपियन डे सबको मनाया जा रहा था, सबको देख रहे थे, फूल की माले पहना आ रहे थे, बहुत सारे लोग को देखे, नीचे से लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सबको ये चैंपियन डे में स्वागत किया जा रहा था और भी थोड़ा इंजॉयमेंट भी लिया जा रहा था, डांस प्रोग्राम भी हो रहा था। लास्ट में हम सोचे कि सारे लोग को, मैं भी वहां पे भी कंफ्यूजन हो गई कि जो नीचे लेवल के डायरेक्टर है 8% है, 11% है और सब जो भी है डायमंड है, तो सबको हो गया, हम इनको क्यों नहीं हुआ, मेरे माइंड में चल रही थी। लास्ट में शशि जी ने फिर अनाउंसमेंट किए कि मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाह रही हूँ, ऐसे शख्स को बुलाना चाह रही हूँ कि जो वो क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर है। तो मेरा लगा कि कहीं की फिर किसी और को ही बुलाया गया हो। उसमें एक गए, साथ में बोले कि आप अकेले आए हैं सर, क्योंकि मैं न मेरे को कोई पहचानते थे न मैं किन्हीं को पहचानती थी, मैं भी किसी को पहचानती नहीं थी। तो उसमें मेरा भी नाम कॉल किया गया, मैं भी गई। वहां से भी मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव जागा कि शायद मैं नौकरी तो कर रही हूँ, नौकरी तो मैं कर रही हूँ, नौकरी से मेरी जरूरतें पूरी हो रही है। मैं कब तक अपने मम्मी पापा के ऊपर पड़ी रहूंगी, इसलिए मुझे करना ही होगा। उस समय देखें कि बहुत लंबे लंबे फूलों से मैंने सम्मानित किया गया, बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम, क्योंकि मैं ड्रेस में नहीं थी उसमें, मुझे ड्रेस में पूछा गया और शशि जी ने पूछे कि आपने मैम आप ड्रेस में नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताई कि मैं यहाँ आने के पर्पस में नहीं थी, इसलिए मैं ड्रेस पहन के नहीं आई थी, क्योंकि मैं गई हुई थी ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग से वो मुझे उठा करके लेके यहाँ तक आए हैं, इसलिए सॉरी। तो बोले कि मैम अगर आप ड्रेस पहन के जाती तो क्या हो जाता, क्योंकि आपका ड्रेस सिंपल है इसलिए। बोले कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि मैं ये पहन के जाऊं, ऐसा फील होता था, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड था तो लगता था कि। तो बोले कि नहीं, एक अगर आप ड्रेस पहन के जाते तो एक आपकी पहचान होती, आपके सर्किल वाले पूछते कि मैम आपने ऐसा कलर क्यों पहन के आई है, तो आप यहाँ पे बोल सकती थी कि मैम ये मेरा एक ड्रेस है और जो भी है जो एक बिजनेस में है वो यही उसका ड्रेस है, वही पहन के जाना पड़ता है, इसलिए मैं पहनी हूँ। इसलिए वो भी कुछ मोटिवेट होता, वो भी कुछ सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करता। इसीलिए हम बोले सॉरी सर, अब नेक्स्ट टाइम से जब मैं आऊंगी तो ड्रेस में जरूर आऊंगी। उस दिन हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत खुशी थे। उस दिन तबीयत भी मेरा खराब था, फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब था, फिर भी लगा खूब भी हम भी इंजॉय खूब किए, बहुत फूल माला और केक वगैरह भी काटा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब क्राउन बन गए तो इनकी इनकम भी जो आ रही थी बोनस, मंथली बोनस, वो 40 से 50,000, 50 से 60,000, 60 से 70,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता था। तो ये कुल विजय सर ने इन्हें कॉल किए, बोले कि नैनीताल चलना है, तो उसी बीच में ये बोले नैनीताल चलना, हम बोले कि मैं भी चलूंगी, देखती हूँ मैं नैनीताल में आखिर होता क्या। मैं इस मकसद से गई थी, घूमने के मकसद से गई थी, मैं बिजनेस पर्पज से नहीं गई थी। वहाँ बिजनेस, चलो बिजनेस भी देख लेंगे प्लस मैं घूम भी लूंगी कि नैनीताल कभी गई नहीं हूँ, लेकिन वो भी घूम लेंगे, इसी उद्देश्य से मैं वहां भी गई। वहां गई तो मेरा माइंड सेट हुआ, वहाँ जो क्लास चलता था, वहाँ जो बताया जाता बिजनेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में, वो चीज हमें वहां से सीखने को मिला। अब मुझे वहां तो इंजॉयमेंट करने का कोई मौका ही नहीं मिलता था, इतनी क्लास होती थी कि नाइट में जो भी करना है वो करना पड़ता था। तो मैं वहां से सीखी कि क्या क्या सिलेक्ट करना है और क्या डिलीट करना है, माइंड को निगेटिव को कैसे निकालना है, पॉजिटिव को कैसे ऑब्जर्व करना, उसके बारे में मैंने वहां से सीखी और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और वहीं से मेरा माइंड सेट हो गया। और सेट होने के बाद मैंने बोली कि अब मैं, आप जहाँ जाओगे वहां मैं जाऊंगी। आज मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ भेस्टिज को,
उनके बगल में मेरी खुद की अपनी, किसी पेरेंट्स की नहीं, अपनी खुद की मेरी अपनी घर है और मेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं। एक तो पहला गाड़ी था जो मैं खुद देखी, देखने के बाद पसंद की, लेकिन लाने के समय मैं नहीं थी, न हम थे न ये थे, घर वालों ने ही उन्हें लाए। लेकिन मुझे लगा कि चलो गाड़ी तो आ गई ना मेरे पास। ये इनका बहुत बड़ा सपना था कि मुझे पर्सनल गाड़ी होना चाहिए। अब मुझे एक सपना भी था कि ये ड्राइव करे, मैं इनके बगल में बैठूं। ये मेरा शुरू से ही था। ये ड्राइव करे, गाड़ी में हम 2 ही रहे, थर्ड पर्सन कोई न रहे। ये ड्राइव करे, मैं इनके बगल में बैठूं और चलूं, जहां भी जाऊं अकेले ही चलूं। वो सपना मेरा था। हम बोले चलो कम से कम गाड़ी तो आ गई ना, गाड़ी तो आ गई, वो चीज आ गई। तो फिर ये उन्हें फिर पटना से गाड़ी को लाए, फिर हम लोग भी जाके पूजा वूजा किए। उसके बाद मेरे मन में आया, ये तो गाड़ी ये खुद लेकर के चले जाते हैं, लेकिन मेरी खुद की अपनी गाड़ी होनी चाहिए। ये बोले कि चलो क्यों ले रही हो गाड़ी, या अपना गाड़ी तो है ही। हम बोले नहीं, मैं खुद की गाड़ी, आपकी अगर सपना है कि आप गाड़ी से घूमेंगे तो मेरी है सपना है मैं भी अपनी गाड़ी से स्कूल जाऊंगी। ये बोले कि नहीं नहीं, करते करते में लास्ट में मैं आज से 8-10 महीना पहले मराजो ली। मैं खुद जाकर के गाड़ी को चॉइस की और उसके बाद देखी सब कुछ। उसके बाद मैं मराजो लेकर के मैं वापस घर चली आई। फिर जब उसके 6 महीना हुए, ये बोले कि मुझे भी गाड़ी को चेंज करना है, कि कर लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये खुद ही, तो फिर मेरा एक और सपना था कि मैं ऐसी गाड़ी लूं कि जिसकी रूफ खुले, छत खुले, और मैं छत के ऊपर मैं अपनी सर को निकालूं और घूमूं और चले तो अच्छा लगे देखने में। वो मेरी सपना था कि जब गाड़ी लेनी है तो ऐसा ही गाड़ी क्यों नहीं लेते हैं। तो इन्होंने ये मार्च में 8 मार्च को ही इन्होंने वो गाड़ी इको स्पोर्ट की गाड़ी खरीदे, जो कि फोर्ट का था। उसमें सारे लोग मेरे जो डाउनलाइन हैं वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे। और मैं खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को कुछ करने के पहले डर बहुत बड़ा चीज हो जाता है अंदर से, कि लोग क्या कहेंगे, उनके उनके हस्बैंड क्या कहेंगे। अगर वुमेन काम कर रही है तो उनके हस्बैंड क्या कहेंगे, उनके फैमिली क्या कहेंगे, उनके आसपास के पड़ोस क्या कहेंगे। बहुत सारी की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, उसमें सिमट के रह जाते हैं। लेकिन मैं अब एक महिला लोग को मैसेज देना चाहती हूँ कि महिला अब जाग जाओ, महिला अब जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब नहीं करोगे तो क्या करोगे। इससे मैं ये चीज बताना चाह रही थी कि महिला हर काम करती है। महिला अपने घर में अपने हस्बैंड को नाश्ता बना करके देती है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है, अपने घर को संभालती है। उसी वक्त काम करते वक्त अगर किसी का फोन आ जाए तो फोन को भी कंट्रोल कर लेती है। जब सारी काम कर सकती है महिला, तो बाहर जाकर के बिजनेस क्यों नहीं कर सकती है। अगर बाहर जाकर के अगर बिजनेस करें तो अपने एक नाम भी आ जाए उनका, और उनके खर्चे के लिए पैसे की भी कमी नहीं होगी। और बहुत सारे जो सपने होते हैं महिलाओं को, वो सपने उनके साकार होंगे। बहुत सारे सपने होते हैं बहुत सारे सपने होते हैं। महिला अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड है। उसके पास बहुत सारी है, एनर्जेटिक है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाती है, वो प्रदर्शित नहीं कर पाती है कि मेरे अंदर में ये चीज है। और मेरे गौतम बाली सर भी एक मैसेज दिए थे कि जो 16 साल हुआ था वेसिस का 2 जून 2020 में, उसमें भी बताए थे कि मैं भेसी में महिलाओं के ऊपर काम कर रही हूँ। महिला में एक खासियत है, अगर आप क्रीम लगाती हैं तो पूछती हैं किस कंपनी का है, अगर लिपस्टिक लगाती हैं तो पूछती हैं किस कंपनी का है, काजल लगाती हैं तो जरूर पूछती हैं किस कंपनी का है। तो वो सर बताए कि जब हम अच्छे कंपनी का यूज करते हैं तो प्रचार, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो होता है, जो हमारे बहुत बड़े लोग क्या कहते हैं उसको, जो फिल्मी स्टार है, फिल्मी दुनिया में जो काम कर रहे थे वो लोग करते हैं। वो लोग से
क्या फायदा है? 60% जो लेता है उससे अच्छा क्या है कि मैं खुद अपने आप को बताऊं, इससे शेयर करूं कि मैं एक कंपनी का यूज कर रही हूँ और बहुत ही इसका बेहतरीन क्रीम है, बहुत ही इसका अच्छा लिपस्टिक है, इससे किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो महिला क्या होती है, एक देखा देखी बहुत बड़ा चीज इसमें है, महिला लोग के खास करके कि वो जो कर रही है वो हम भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी महिला हैं जो अपने, जैसे मैं बताई कविता के माध्यम से कि पैरों में बेड़ी बंधा हुआ है, उसी तरह से महिला हर हर महिला के घर में अपने वो घर के रिलेशनशिप से उनके पैरों में बेड़ी बंधा हुआ है, और जब तक उस बेड़ी को नहीं तोड़ेंगे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। महिला हर छोटी सी छोटी काम कर रही है और हर बड़ी से बड़ी लेवल पर वो काम कर रही है। कहीं भी आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से लेके उठा लीजिए या शहरी क्षेत्र से लीजिए, बड़े बड़े महानगर से ले लीजिए, हर क्षेत्र में महिला काम कर रही है। तो उसको बनाने के लिए अच्छे से, उसको बनाने के लिए अपने आप में उसको स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बट एक चीज महिला में कहना चाहूंगी कि शुरुआत में शुरू उनकी ही करनी पड़ेगी, वो खुद शुरू करेंगे। उनके साथ जिस समय स्टार्टिंग करेंगे बिजनेस में, उनके साथ कोई खड़ा साथ में नहीं होगा, कोई खड़ा उनके साथ में नहीं होगा, और उनको निगेटिव बोलने वाले, उनके प्रति कुछ थॉट सोच गलत देखने वाले को बहुत सारे आएंगे। तो महिलाओं को कहती हूँ कि उस बात को इग्नोर कर दीजिए, साइड कर दीजिए, किन्हीं की बात को ना सुने, आगे बढ़ते चले। और जब आप आगे बढ़ेंगी, अगर आप सफल हो जाएंगी, आपके पास कुछ आना, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास गाड़ी आना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्टैंडर्ड से रहना शुरू कर देंगी, तो वो महिला कहा कहेगी कि कैसे कर रही है, कैसे क्या हो रहा है। उसका आस पास पड़ोस सारे लोग उनके ऊपर निगाह रखने लगते हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, इतना सब कैसे इम्पॉसिबल हो पाता है, इतनी से 4,000 5,000 10,000 रुपया में कैसे इतना कर पाती हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो समय हमें उन लोग को बताने का एक मौका, वो खुद आपके पास पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगी कि मैम आप क्या कर रही हैं, जिससे आप इतने स्टैंडर्ड में रह रही हैं, सारे कुछ आपके पीछे इतना सॉल्व हो रहा है। उस समय मैं उनको बता सकती हूँ, उसमें मैं उनको साबित करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें साबित करके दिखाई, मैंने उन्हें साबित करके दिखाई। सब लोग, सारे लोग, आपके घर का पेरेंट्स लोग, आपका हस्बैंड जो भी हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनके हस्बैंड ये बिजनेस को कर रहे हैं, उनकी वाइफ उनको सपोर्ट करे। अगर आज मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही मैं इनका सपोर्ट करती तो न जाने मैं हमारी लेवल अभी कहाँ तक पहुंच पाती, क्योंकि मैं बहुत लेट कर दी तब जाकर के मैं यहाँ। अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सफल अगर होना है तो अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ती है, अच्छे कोच की जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस में, खास करके वेस्टेज में तो और ज्यादा, कि जो मेरे अपलाइन हो वो अच्छे हों, और वो मेरे हाथ पकड़ के, आप अपलाइन से हाथ ना पकड़ाएं, आप खुद अपलाइन का हाथ पकड़ लें। आप जहां अपलाइन जा रहे हैं उनके साथ चले जाएं, जो अपलाइन कर रहे हैं माने उनकी नकल करना है, वो जो करते हैं उसके नकल करते जाए, एक दिन जरूर वो सफल हो जाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ कि वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही निगेटिव सोचती थी, लेकिन जब मैं बिजनेस में गई, पार्ट टाइम थोड़ा टाइम देना शुरू कर दी, तब मुझे आया कि काश मैं भी आज से 5 साल 10 साल पहले ये बिजनेस के साथ में अगर करते तो न जाने अभी कहाँ से कहाँ होते, हमारी भी बिल्डिंग 1 नहीं 2 नहीं 4 बन जाते। मेरे भी बहुत बड़ी बड़ी सपने कि मेरी अच्छी सी बहुत बड़े बड़े टाउनशिप में मेरी घर हो, अच्छे से गाड़ी हो। मैं भी बहुत जल्दी 2-3 महीने में मैं भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने वाली हूँ, और 2023 में ये अच्छी लग्जरी गाड़ी, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी लेने वाली हूँ, जो मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। और मैं कहना चाहती हूँ, और एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है, एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है, एजुकेशन में सीखना भी बहुत जरूरी होता है। अब तो डिजिटल
इंडिया बन गया है, जूम के माध्यम से ट्रेनिंग भी हो रही है। पर डे 2-3 ट्रेनिंग जरूर होती है, अच्छे अच्छे लीडर की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग करने के लिए लोग पैसे खर्च करके मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते थे। खुद ये 5,000 का, कहीं 250 का टिकट कटा करके मैं भी 1-2 बार गई हूँ। उससे बेहतरीन है कि आप घर बैठे जूम मीटिंग के माध्यम से आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, मैं भी ली हूँ। ये 2-3 महीने का जो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उसमें मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मैं भी नहीं किसी के साथ मैं मीटिंग में अटेंड कर पाती थी। मैं ये जो जूम मीटिंग मैं ले रही हूँ, मेरी पहली मीटिंग है। मैं कभी मीटिंग नहीं ली हूँ। मैं किसी के साथ बोलती भी थी तो मैं इमोशनल हो जाती थी। मेरी हिम्मत नहीं थी अंदर से, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेले रही थी, उतनी सारी भीड़ भाड़ देखी नहीं थी, इसलिए मेरे को हिम्मत नहीं पड़ता था। मैं कहती, जाते जाते एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि कई दर्द के पहाड़ टूटते देखा है, कई दर्द के पहाड़ टूटते देखा है, पर कभी महिलाओं को टूटते हुए नहीं देखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां महिलाओं के साथ आती है, लेकिन सबको झेल लेती है। जब घर से अगर बाहर बेड़िया आपका टूट जाती है और बाहर निकलना शुरू कर जाते हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को, उस वेस्टेज बिजनेस करते हुए जो सारी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को झेलते हुए आगे वो बढ़ने का प्रयास करती है। मैं एक चीज और करना चाहती हूँ, जिंदगी में सीखना कम कभी मत कीजिए। सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। सीखते सीखते आप खुद अपने आप में टैलेंट हो जाएंगे। ना 1-2 लाइन और मैं बोलना चाह रही हूँ लास्ट में। ना थकी पैर न हिम्मत हारी, ना थकी पैर में न हिम्मत हारी, जज्बा है जिंदगी में बदलने के, इसलिए सफर अभी जारी है। न थकी पैर न हिम्मत हारी, जज्बा है जिंदगी में बदलने का, इसलिए सफर अभी जारी है। मैं इसी के साथ अपने मैं वाणी को विराम देना चाह रही हूँ। विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू।